बाय द वे, आशा करता हूँ आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, हाँ, क्योंकि कुछ अंदर की क्वेश्चन भी रहेगा जो मैं बोलूँगा वो लिखना पड़ेगा। पेन कॉपी रेडी रखिए और कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो मैथिली चरण गुप्त ये है किरणों के खेल के लेखक, ठीक है। तो देखना है ये कवि के बारे में आजकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही देगा एक एक चैप्टर पे। तो हालांकि ऐसा भी दे सकता है कि कवि परिचय लिखिए, इसलिए कवि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैथिली चरण गुप्त जी जो है वो प्रकृति के ऊपर कविता लिखते हैं। प्रकृति हमारा जो ये पर्यावरण है ना, वो कैसा खेल खेल रही है वो हमें देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। हिंदी की राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा के कवियों में मैथिली चरण गुप्त का स्थान सर्वोपरि है। सर्वोपरि जो शब्द है उसका मतलब होता है ऊपर, सबसे ऊपर। उसका मतलब क्या हो जाता है? सबसे ऊपर, ठीक है। तो हिंदी की राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा में कवियों के अंदर बहुत सारे कवि हम लोगों ने देखे हैं, किंतु मैथिली चरण गुप्त जी का स्थान ऊपर माना गया है। कारण क्या है? देश और संस्कृति के प्रति प्रेम के अतिरिक्त गुप्त जी ने काव्य में समाज के उपेक्षित दलितों के प्रति सहानुभूति, गांधीवादी और की ओर झुकाव एवं मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। देखिए, इनकी कविताएं पढ़ने से हमें क्या क्या मिलेगा। एक तो हमारी देश और संस्कृति के प्रति प्रेम, हमें अपने देश के प्रति किस तरह प्रेम करना चाहिए। हम इनकी चाहे कोई भी कविता कहानी को पढ़ें तो हमें इनकी जो भी कविताएं पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले तो अपने देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति किस तरह बचा के रखना है, किस तरह रक्षा करना है, वो हमें शिक्षा मिलता है। उसके बाद देखा जाए समाज के उपेक्षित दलितों के प्रति सहानुभूति। दलित परिवार के लोग देखते थे पहले छुआछूत का भेदभाव था, मैंने पहले ही बोला था। एक इंसान दूसरे, एक छोटे जात, नीचा जात, ऊंचा जात, इस तरह के भेदभाव चल रही थी। अनटचेबिलिटी जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। पहले ये दलित लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही हो जाता था। ऐसा भी दिन गया था, ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पहले एक स्कूल में सभी को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर दलित परिवार का लड़का है तो उसके लिए कल अलग है, उसके लिए रूम अलग है, उसके लिए टीचर अलग, उसका कुआं अलग, वो लोग आपसे रिलेशन नहीं करेगा। ऐसा था पहले समाज में ये प्रथाएं चलती थी। तुम लोग सबसे, अगर इसको पढ़ना चाहता है तो ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा हुआ बहुत सुंदर कहानी है, एकदम ट्रू स्टोरी है। हाँ, वो फैक्ट है, वो आप पढ़िएगा तो वहाँ पे सच्चाई मालूम होगा कि पहले कैसा था। तो ये भी उनके प्रति सहानुभूति दिखाए हैं। इनका भी जब कविताएं, हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें ये जानने को मिलेगा कि हमें किस तरह, किससे व्यवहार कैसा रखना चाहिए, लेकिन आज की समाज कैसी है, पहले की समाज कैसी थी। इसके बाद गांधीवादी की ओर झुकाव और मानवतावादी। देखिए, लोगों ये झलकती है। जब इनकी हम कविताएं पढ़ेंगे तो हमें कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जो शब्द देखने में छोटे हैं किंतु उनका मीनिंग बहुत बड़ा है। एक शब्द है गांधीवाद की ओर झुकाव और मानवतावाद। गांधीवाद, देखो गांधीवाद का एम क्या था। गांधी जी भी चाहते थे समाज को समानता लेके जाए, सभी समाज में सभी लोग समान है। गांधी जी क्या चाहते थे? समाज में सभी लोग क्या है? समान है, और हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें समान, सभी को, चाहे वो भिखारी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी, चाहे छोटा जाति नीचा कोई भी हो, सबके साथ हमें समान बर्ताव करनी चाहिए। मानवतावादी की ओर झुकाव हमें देखने को मिलता है। मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि कोई बीमार आदमी है, मैं देखा छोड़ दिया, मरने दो, मेरा क्या जाएगा, वो मर जाएगा, मेरा क्या जाएगा। आजकल ये चल रहा है, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं चाहते थे। महापुरुष बहुत थे, वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। कहते थे आपके अंदर मानवता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, हिंसा मत कीजिए, जीवों पे दया कीजिए, लोगों से भी आपका भाव, प्रेम भाव होनी चाहिए, लोगों से हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। वो हम मानवतावादी, हमारे अंदर एक मानवता गुण होना चाहिए। कोई अगर हमारा दुख में हेल्प कर रहा है तो हमारा भी मानवता, एक हमारे अंदर भी एक धर्म है कि हम भी उसके दुख में हेल्प करें, सहायता करें, है कि नहीं? ये होता है मानवतावादी। तो ये झलक हमें देखने को मिलती है। आपके काव्य में सरलता एवं सरसता का सुखद समन्वय हुआ क्या है? इनकी भाषा में खड़ी बोली हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप की पूरी तरह रक्षा हुई है। हाँ, एक बात है कि ये जो भाषाएं यूज़ की है अपने कविता के अंदर, जो भी लैंग्वेज को इस्तेमाल किए हैं वो खड़ी बोली था। वो क्या था? खड़ी बोली था, और हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप की पूरी तरह रक्षा हुई है। देखो, पहले हिंदी भाषा जो था, हिंदी भाषा को पहले राष्ट्रभाषा के रूप में आख्या नहीं दिया गया था, दर्जा नहीं दिया गया था।
तो बहुत सारे कवियों ने इस हिंदी भाषा को लेकर बहुत तरह का आंदोलन ही समझ लो किया है कि नहीं, आवाज़ उठाई अपनी कि ये जो हमारी भाषा है, एक तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदी जो है उसको राष्ट्रभाषा की आख्या देनी चाहिए आप लोगों को। तो बाद में हुआ भी, राष्ट्रभाषा का आख्या भी मिला और हम अभी भी जानते हैं हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, पहले नहीं था। यहाँ पे अगर कवि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, तुम लोग एक राइटर का बारे में सुना होगा, अमीर खुसरो, क्लास 10 में है अमीर खुसरो की भारत भक्ति, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो इतने अच्छे व्यक्ति थे, एक तो हमारे देश के थे नहीं, एक तो मुसलमान थे, लेकिन बात है कि हिंदी भाषा को लेकर वो इतना अट्रैक्शन थे कि क्या बोला जाए, और उन्होंने बहुत काम किया हिंदी भाषा को लेकर, उन्होंने बहुत काम किया। वो हम पढ़ेंगे जब हम वो चैप्टर उठाएंगे। इसके बाद देखेंगे इनका भी योगदान रहा है। संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों के कुशल संयोग से आपने तद्भव प्रधान भाषा को अपनी काव्य भाषा का मुख्य आधार बनाया है। देखो, ग्रामर बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, तभी आपका भी लैंग्वेज शुद्ध होता है। तो उन्होंने ग्रामर का इस्तेमाल किए हैं, तत्सम तद्भव, ये सब कुछ ग्रामर इनके कविताओं के अंदर हमें मिलेंगे। इसलिए हिंदी के आधुनिक कालीन कवियों में गुप्त जी कदाचित सबसे लोकप्रिय कवि रहे हैं। इसीलिए इनका ये सब गुण होने के कारण इनकी जो रचनाएं थी वो लोकप्रिय बनी। लोकप्रिय मतलब लोकप्रिय, लोक मतलब मनुष्य, प्रिय मतलब पसंद करना, मनुष्य उनकी रचनाएं को पसंद करना शुरू कर दिया था, राइट। अब एक यहाँ पे देखो, राष्ट्रकवि की आख्या से विभूषित मैथिली चरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, इनको राष्ट्रकवि की आख्या मिली थी, एक तो बात याद रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि मैथिली चरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। हाँ, ये लिख लेना, क्वेश्चन लिख ही लो अब ये। इसके बाद कब और कहाँ, इसका आंसर यहीं से दे सकते हैं आप लोग। राष्ट्रकवि की आख्या नहीं चाहिए, यहाँ से लिखना। मैथिली चरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चीरगांव जिला झांसी में हुआ था, बस इतना लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में दिखाते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। आपके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त एवं सुकवि थे। उनके पिताजी किसका भक्त थे, श्री राम का। किसका भक्त थे, श्री राम का। तो अगर पिताजी श्री राम का भक्त थे, वो मैथिली चरण गुप्त जी है, वो भी श्री राम का ही भक्त होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक और बनेगा, मैथिली चरण गुप्त जी किसका भक्त थे, तो राम भक्त थे। किसका भक्त थे, राम भक्त थे। एक क्वेश्चन और बना है यहाँ पे। गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बरहस्त सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हुआ। देखो, गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बरहस्त सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हुआ। आपकी प्रारंभिक रचनाएं इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई। देखो, उनकी जो उस समय सरस्वती नाम का एक पत्रिका चलती थी। सरस्वती पत्रिका मतलब हो जाता है न्यूज़पेपर था, ये क्या था, न्यूज़पेपर था। वो जो भी मैंने पहले ही बोला कि आप लोग जो भी रचनाएं लिखेंगे वो रचनाएं को पहले न्यूज़पेपर में छापा जाता था, अभी भी छपता है। जो भी बच्चे, जो भी लोग वहाँ पे लिखते हैं, कोई बच्चा अच्छा सा आर्ट बनाता है तो उसको न्यूज़पेपर में दे दिया जाता है, लोग पढ़ते भी हैं, ये अमुक जगह से है, वो एड्रेस दे दिया जाता है। आप लोग भी कोई कविताएं कहानी लिखिएगा तो न्यूज़पेपर में आप लोग दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो उनकी जो रचनाएं थी वो सबसे पहले सरस्वती नाम की पत्रिका में प्रकाशित होती रही। राम भक्ति एवं कवि के प्रति लगाव गुप्त जी को पैतृक विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। कविता के प्रति लगाव। देखो, एक तो पैतृक विरासत किसको बोला जाता है, पैतृक विरासत मतलब पिता का दिया हुआ जो है, हमारा पिताजी जो हमें विरासत में दिए हैं, जो धन संपत्ति हमारा पिताजी दे के गए हैं, उसको बोला जाता है पैतृक विरासत। क्या बोला जाता है, पैतृक विरासत। जो धन संपत्ति कौन दे के गया है, पिताजी, पैतृक विरासत। तो राम भक्ति और कविता के प्रति लगाव, एक्चुअल में उनके पिताजी भी वैसा ही थे, इसलिए उन्हें भी उन्हीं का तरह गुण मिला अपने पिता की तरह। पिताजी राम भक्ति थे, उसी तरह उन्हें भी पिताजी कविता वगैरह में लगाव रखते थे, तो इसी तरह वो मैथिली चरण गुप्त जी भी उन्हें यह लगाव आने लगा। उसके बाद अपनी अनवरत रचनाशील के कारण इन्हें साहित्य जगत में यथोचित सम्मान प्राप्त हुआ।
देखो, अनवरत रचनाशीलता यहाँ पे क्या समझाया गया है कि वो लगातार अनवरत रूप से आप कोई काम को पालन कर रहे हैं, मतलब आप लगातार काम कर रहे हैं। जब हम कोई भी काम लगातार करते रहते हैं तो हमारी उस काम में सफलता हासिल होती है। होता है कि नहीं होता है? होता है। वो भी लगातार अपना काम करते थे, रचनाएं लिखते थे, और जिनके कारण वो आगे जाके बहुत फेमस भी हुए, लोग उनकी कविताओं को पसंद भी किए और उन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बना लो। एक क्वेश्चन बना, मैथिली चरण गुप्त जी की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? क्वेश्चन वही था कि उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पहले समझा देते हैं। 1952 में 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। देखो, लोकसभा राज्यसभा तुम लोग को मालूम है 2 सीटें होती है भारत में, लोकसभा और राज्यसभा। तुम लोग देखा होगा लोकसभा का भी इलेक्शन होता है कि नहीं, और विधानसभा का भी इलेक्शन होता है। तो उन्हें को राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था, बनाया गया था। क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा, मैथिली चरण गुप्त जी कब से कब तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे? मैथिली चरण गुप्त जी कब से कब तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे? तो ये आपको यहाँ पे देना है। 1952 से 1964 तक वे राज्यसभा के सदस्य बने रहे। आपने एक बार अपना बजट भाषण में, कविता में ही दिया बजट भाषण। देखो, अभी हमारी जो तुम लोग देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। बजट भाषण होता है, 1 साल में 6 महीना में बजट भाषण होता है। क्या होता है? बजट आपको देना पड़ता है, आपने कहाँ से कितना इनकम किया, कहाँ पे कितना खर्चा किया, क्या और नया पॉलिसी लगाना है, कितना देश के लिए क्या करना है। हाँ, सब कुछ वो बजट भाषण में दिया जाता है। तो इनको भी तो सदस्य चुना गया था। ये एक मंत्री थे। सदस्य रहना मतलब आपको एक मंत्री का पोस्ट में है, वो मंत्री का पोस्ट में है तो वो बजट भाषण तो देंगे ही। वो जब बजट भाषण दिए तो वो अपना बजट भाषण भी, इतना उनका लगाव था, इतना इंटरेस्ट था कविता के प्रति, कविता की तरह गाना की तरह गा रहे हैं उस भाषण को, है कि नहीं? उस भाषण को अगर तुम्हारे एड्रेस में पूछ रहा हूँ तो तुम एड्रेस गाना की तरह बोल रही हो, ऐसा हो रहा है। तो वो इतना इंटरेस्ट है, उनका लगाव था उनका। सन 1964 में गुप्त जी का देहावसान हुआ, मतलब देहांत हो गया था। क्वेश्चन ये भी बना लेना है, मैथिली चंद गुप्त जी का मतलब मृत्यु कब हुई थी? तो 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1912 में प्रकाशित काव्य ग्रंथ, उनका कुछ काव्य ग्रंथ बहुत फेमस रहा। सबसे खासकर तो मुझे इंटरेस्ट लगा था भारत भारती। मैं खुद पढ़ा हूँ उनका ये भारत भारती, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहिए। भारत के प्रति हमारी जो ये भारत संस्कृति है, यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो ये हमें देखने को उनकी इस कविताएं में मिलेगा। भारत इतना ऊंचा क्यों है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, और अभी भी हम लोग कहते हैं भारत एक सोने की चिड़िया है। इस सोने की चिड़िया होने के कारण ही भारत में अंग्रेज लोग यहाँ पे आके शासन किया, ये याद रखना। भारत सोने की चिड़िया था इसलिए अंग्रेज लोग यहाँ पे आया, नहीं तो क्यों जाएंगे भाई हम किसी के वहाँ पे। वो अपना देश में, वो लोग पुर्तगाल यूरोपी, वो लोग आए यूरोपियन लोग, वो अपना इतना देश छोड़ के हमारे देश में आए, भारत में, एशिया में आए, वो भी समुद्र मार्ग से। इतना ऐसा हालात हुआ था जब यूरोप लोग आ रहे थे तो वो लोग बहुत सारे 15-20 जहाज़ लेकर आ रहे थे, नाव लेके, वो भी समुद्र में। वो लोग का कितना नाव डूब गया, कितने सैनिक मर गया वो लोग का। इसके बावजूद वहाँ से 1 ही 2 बच के इंसान आ पाया हमारे भारत में। इसीलिए तो वास्को डी गामा कहा जाता है ना, समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत पहुँचा था कालीकट। तो वही बात है, सोशल परिणाम से समझ में आएगा। तो सोने की चिड़िया था भारत। वो लोग क्या करता था, यहाँ पे क्यों आता था, वो लोग का मेन मकसद था, 2 मकसद था। यहाँ पे मसाला आदि, केरल मसालों के लिए फेमस कौन है? हमारा राज्य केरल। कौन है? केरल। तो मसाला अधिक था, यहाँ से मसाला ले जाके वो लोग अपने यहाँ पे बेचता था। हुआ क्या, यहाँ पे 1 रुपया में खरीदता था तो वहाँ पे 6 रुपया में बेचता था, 6 गुना लाभ करता था वो लोग। समझ में आ रहा है ना? तो वो लोग, अब देखो कोई इंसान है बिजनेस कर रहा है, वो अगर तुम देख रही है मेरा घर के सामने, अरे बंदा 10 रुपया लगा के इनकम शुरू किया, आज लाख रुपया कमा रहा है, यार कुछ तो इसके अंदर बात है, कुछ तो घोटाला है कि नहीं है? तो तुम लोग पता लगा लिया पता। उसी तरह वो लोगों का बिजनेस देख के और पुर्तगालियों ने इस तरह का पता लगाया। फिर बाद में ये
वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा, अंग्रेजी भी खबर लगाया, अंग्रेज लोग भी अरे वहाँ पे सोने की चिड़िया है भारत, वहाँ से वस्तु लाकर हम बेचेंगे तो बहुत, हम बिजनेस करेंगे तो हमारा करोड़ों का इनकम होगा। समझ में आया? तो वो लोग को पता लगा, वो लोग भी आया, फ्रांस लोग को पता लगा, वो लोग भी आया, पुर्तगाल भी आया, डच भी आया, बहुत सारे लोग हमारे भारत में प्रवेश किए और वहाँ पे सिर्फ एक ही टिक के रह गया, वो था अंग्रेज। और वो लोग आया, लड़ाई भी हुए, सबको खदेड़ दिया, अपने आप राज वहाँ पे करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे तो हमारा राजनीतिक में भी वो लोग हस्तक्षेप किया। उसके बाद पूरे देश में वो लोग अपने अपने जगह पे कब्जा जमा लिया, सैनिक बना लिया, हमारे देश के लोगों का अत्याचार करना शुरू कर दिया, टैक्स लगवा दिया, बहुत तरह की कहानी है। क्लास 10 की जब पढ़िएगा हिस्ट्री तब समझ में आएगा। तो इन्होंने ये सब मेंशन किए हैं। भारत भारती जब कविता पढ़िएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना भी चाहिए। उनकी ये कविताएं हैं। भारत भारती ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित किया है। हाँ, क्वेश्चन यही बोला ना, सबसे इम्पोर्टेंट कविता है। क्वेश्चन ये आया हुआ था, राष्ट्र कवि के रूप में उनको आख्या कैसे मिली। उन्होंने एक भारत भारती नाम की कविता लिखी थी जिसके कारण उनको राष्ट्र कवि के रूप में आख्या दिया गया था, राष्ट्र कवि। हाँ, क्वेश्चन है राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली चंद्र गुप्त जी को आख्या क्यों मिला। कालांतर में आपने पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि काव्यों ग्रंथों की रचना की। आपके द्वारा विरचित साकेत एक महाकाव्य है। उन्होंने एक महाकाव्य भी लिखे थे। मैथिली चरण गुप्त जी द्वारा, इस डिसिप्लिन देना, मैथिली चरण गुप्त जी द्वारा एक महाकाव्य का नाम लिखो, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो वो महाकाव्य होगा साकेत। तुम लोग महाभारत रामायण पढ़ा होगा ना, तो वो साकेत नाम का एक उनका पुस्तक है, वो महाकाव्य है, काव्य ग्रंथ। हम लोग का भी तो वाल्मीकि लिखे थे ना, रामायण की रचना की थे, महाकाव्य ही है। हिंदुओं का सबसे महान धर्म ग्रंथ महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण याद रखना है। मैं सिर्फ ये समझाता ही नहीं हूँ बल्कि एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, वो बहुत काम आएगा। और एक्स्ट्रा नॉलेज अपने आप नहीं आ जाता है, इससे रिलेशन रहता है। अब हम थोड़ी सी किरणों का खेल जो है उसका सारांश पढ़ लेते हैं। ये जो किरणों का खेल है, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इतना देर तुम लोग ध्यान दिया या ना दिया, अब की बार ध्यान जरूर देना है, क्योंकि किरणों का खेल में जो शब्द का यूज़ किया गया है, शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किए हैं, वो शब्द से तुम लोग तो कुछ समझेगा नहीं, इसलिए समझना अभी ये है। अभी अगर समझ जाएगा क्वेश्चन लिख सकता है एग्जाम में, अगर नहीं समझा तो क्वेश्चन नहीं लिख सकता है, आपकी मर्जी। किरणों का खेल ये एक सारांश है। सारांश हम थोड़ी समरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ का। जिस तरह हम लोग मूवी देखते हैं तो ट्रेलर पहले दिखाता है मूवी का, तो ट्रेलर दिखाने से हम अट्रैक्शन हो जाते हैं, वाओ इतना सुंदर एक्शन, इतना सुंदर ये सीन है, हमें तो देखना पड़ेगा, ये फिल्म तो मैं ज़रूर देखूंगा, राइट। ऐसा मन में आग्रह आता है ना, बिल्कुल ये भी एक ट्रेलर है। ट्रेलर में देखिए, आपको अगर इंटरेस्ट लगेगा तो हम आगे का फिल्म देखेंगे, इंटरेस्ट नहीं लगेगा फिल्म नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है। किरणों का खेल राष्ट्रकवि मैथिली चंद्र गुप्त द्वारा रचित एक प्राकृतिक विषय कविता है। क्वेश्चन डायरेक्ट 2020 में पूछा हुआ था, पेपर चेक कर रहा था मैं, जे मैथिली चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखा, डायरेक्ट पूछा था किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है, किस प्रकार की कविता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा था। तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा एक प्राकृतिक विषय कविता है। क्वेश्चन लिख बना लो। ये क्वेश्चन शायद मेन क्वेश्चन में भी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेन क्वेश्चन में मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, मेन क्वेश्चन में देगा ही देगा, ये मुझे मालूम है। राष्ट्रकवि मैथिली चंद्र गुप्त जी द्वारा रचित जो ये किरणों का खेल है, ये प्राकृतिक विषय कविता है, मतलब प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर उन्होंने लिखे हैं। यह कविता पंचवटी महाकाव्य का एक अंश है। हाँ, ये क्वेश्चन वहाँ पे नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि जो किरणों का खेल है वो किस काव्य से लिया हुआ है, किस काव्य से लिया गया है। किरणों का खेल किस काव्य से लिया गया है या किस काव्य का अंश है। ये पंचवटी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, पंचवटी। इस काव्य खंड से कुछ अंश को उठा के डाला गया है, मतलब बहुत सारा आपने खाना बनाया, वहाँ से एक इंसान का खाना थोड़ा सा उठा के दे दिए, बिल्कुल उनका भी ऐसा ही है। इसमें प्रकृति के कार्यकलापों एवं सौंदर्यों का बड़ी बारीकी से चित्रण किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो हम लोग का हेड सर थे उस समय, प्रदीप सिंह थे, वो हमें हम लोग को समझाए थे, बहुत सुंदर। जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था, उनकी नज़रों पे नज़र, और बहुत खूब एक्सप्लेन किए थे उन्होंने भी। तो वैसा ही और बिल्कुल यही कविता था, देखना बहुत सुंदर लगता है, जब पढ़ेंगे हम लोग बहुत सुंदर लगता है। प्रकृति की नियम ही कुछ अलग है, हम लोग का नियम अलग है, लेकिन हमें भी प्रकृति से सीखना चाहिए। हमें प्रकृति क्या सिखाती है ये हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। यहाँ पे कवि क्या किए हैं, प्रकृति का जो वर्णन किए हैं बहुत बारीकी से, सही ढंग से किए हैं।
प्राकृतिक जो स्वयं ईश्वर प्रदत्त है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, प्राकृतिक ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, इसको हम नहीं बना रहे हैं। कौन दिया हुआ है? ईश्वर दिया है। नेचर, प्राकृतिक, हवा, धूप, पानी, पेड़ पौधे, कौन दिया है? ईश्वर दिया है। अपने संसाधनों अवयव के माध्यम से हमेशा खुशियाँ बांटी। ये प्रकृति क्या करती है? हमें खुशी देती है। खुद तो कष्ट है, देखो मोम खुद जलता है फिर भी दूसरों को रोशनी फैलाता है। सूर्य खुद तप रहा है लेकिन हमें रोशनी दे रहा है कि आप लोग ठीक से रहिए। और हम लोग क्या करते हैं? हमारी खुशी के लिए दूसरों का गला भी काट देते हैं। कर रहे हैं कि नहीं? आजकल का लोग करता है कि नहीं कर रहा है? क्या करते हैं आजकल समाज में देखा जाता है, हम अपनी सुविधा के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? सही है। तो खुशियाँ बांटी। प्रकृति ना कभी हार मानती है और ना थकती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकृति कभी हारती है? प्रकृति, सूर्य कभी बोलता है मैं थक गया हूँ आज नहीं उठूंगा, तुम लोग ऐसे सोए रहो? सूर्य बोला है? पवन, हवा कभी भी रुक गया है मैं आज सोना चाहता हूँ, रुका है? चंद्रमा अपनी शीतलता कभी भी बंद किया है क्या? नदियाँ बहना बंद करती है? नदी देखो साधारण बंद करती नहीं, बंद करती है। प्रकृति अपना काम करते रहता है और ना ही थकता है। लेकिन हम तो थक जाते हैं, हम बड़ी बहाना मारते हैं, है कि नहीं? इंसान बहुत बहाना मारता है, स्टूडेंट लोग तो खासकर ज़्यादा ही बहाना मारता है। आज पेट दर्द कर रहा है, सोना है, कल नहीं पढ़ूंगा, जाना है, मम्मी बुलाई है, घूमने जाना है, शादी है कि नहीं? तो प्रकृति से सीखो भाई, मुझसे क्यों। यहाँ पे क्या है? हाँ, यह अपना काम शांत भाव से नियति समय पर करती है। नियत समय पे, नियति समय पे एक ही हो गया कि प्रकृति अपना काम चुपचाप, किसी से चाल झगड़ा देखा है? प्रकृति किसी के अपने में लड़ाई करता है क्या? सूर्य चंद्रमा कभी लड़ाई किया है क्या? कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना काम वो लोग सही, सबको काम दे दिया गया है, तुम लोग का एक काम है, अपना काम वो लोग कर रहा है, सही समय पे कर रहा है। रात में चांदनी अपनी स्वच्छता, चांदनी संपूर्ण पृथ्वी को सरवर कर देती है। रात का समय चांद उठता है। चांदनी किसको बोला जाता है? चंद्रमा की रोशनी को चांदनी कहा जाता है। चंद्रमा की रोशनी को चांदनी, वो रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और कितना सुनहरा दिखता है। देखना रात को, मैं तो देखता हूँ, कोई देखे नहीं देखे, मुझे तो ये सब पढ़ते पढ़ते देखते देखते मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, मैं देखता भी हूँ। और वो चांदनी देखना चाहिए। और ये चांदनी का मजा अगर लेना है ना, नदी अगर जहाँ पे बह रहा है ना, लेकिन नदी बहते हुए एक साउंड निकलता है, ऊपर से पानी जब नीचे कल 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 एक साउंड निकलता है, वो जगह में जाके देखो, जाके देखेगी ना, ब्राइटनिंग मारेगा, वो पानी गिरेगा, लाइट मार रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। चंद्रमा वहाँ पे लगेगा कोई लाइट, ट्यूबलाइट जला दिया है ना क्या, इतना सुंदर लगता है। कभी देखना, चांदनी जब उठता है तब रात के समय जाना चाहिए, देखना चाहिए। वही सूरज अपनी किरणों का जादू बिखर संसार को उजाला फैला देता है। फिर सूरज क्या करता है? सुबह उठता है और संसार में उजाला फैलाता है। धरती हरी हरी घासों के माध्यम से पेड़ झूम झूम कर तथा पवन चारों तरफ सुगंध फैलाकर अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं। धरती क्या करती है? हरे हरे पेड़ पौधे हैं। पवन क्या करता है? हवा लाता है। पेड़ पौधे झूमते हैं मतलब पेड़ पौधे खेल रहे हैं। तुम लोग भी खेलता है, वो लोग भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब छायावादी कवि है, इन लोग का कल्पना ही कुछ अलग है, अलग ही कल्पना करते थे। पेड़ झूम झूम कर, पवन चारों तरफ सुगंध फैलाकर अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं। अब बात हुआ सुगंध कैसे फैला रहे हैं, कैसे नहीं फैलाएंगे? फूल उठता है ना, पेड़ों में फूल उठता है। देखना अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना, अभी शेफाली का फूल फूटेगा। किसका फूल? शेफाली का फूल फूटेगा। और रात का समय हवाएं बहेगी। और अगर तुम्हारा घर से 100-200 मीटर भी शेफाली का फूल का पेड़ है, लेकिन गंध तुम्हारा घर में चला जाएगा। इसको लाने वाला वो पवन है। लाने वाला कौन है? पवन है। पवन क्या करता है? गली गली में उस सुगंध को लेके जाता है। वो सुगंध को गली गली में, हम इस रास्ते से गुजरेंगे, पता नहीं किसका घर में है नहीं, अगर शेफाली का गाछ है तो आप जरूर टेर पा जाइएगा किसी का घर में तो शेफाली फूल का गाछ है। जो गंध आपको अट्रैक्शन कर रहा है वो गंध ही आपको, यहाँ से गुजरिए किसी घर में मांसो बन रहा है तो बा इतना अच्छा गंध है यार, कोई मांसो बना रहा है यार, जरूर समझ में आ जाता है कोई मांस बना रहा है। इसको भी लाने वाला वो हवा है, वो पवन है, चारों तरफ अपनी सुगंध को फैलाता है, दुर्गंध भी फैलाता है। उसका काम है भाई जो मिला उसको लेके चलूँगा, उसका दोष नहीं है, वो जो मिलता है अपने साथ लेके जाता है, चाहे बदबू हो चाहे सुगंध हो, जो भी है कि नहीं। लेकिन ये तो मनुष्य का ऊपर है, मनुष्य बदबू फैलाएगा तो बदबू होगा। अब ये पेड़ पौधे खिल रहे हैं, फूल उठते हैं, आप फूल काट दीजिएगा, पेड़ काट दीजिएगा तो सुगंध फैलेगा नहीं, है कि नहीं।
तो ये सुगंध जाहिर करती है, धरती का कोना कोना आनंद से भर जाता है। और धरती का कोना कोना किससे भर जाता है? आनंद से। इस तरह प्रकृति रोज नए नए विविध रूपों में हमारे सामने आती है और हमें सुखद अनुभव का एहसास दिलाती है। इसी तरह प्रकृति हर दिन कुछ नया रूप दिखाती है हमें, क्योंकि नया रूप ही दिखाता है। कभी बारिश होता है, कभी अंधेरा छाता है, कभी ज़ोर से तूफान आ जाता है, कभी पेड़ पौधे गिर जाते हैं, और किसी दिन ठंडा लगता है। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। प्रकृति का बदलने का कारण है सूर्य। सबका बाप बोला जाएगा, वो ऊपर वाला सूर्य ही है, वही सब करता है। और उसका साथ देता है रोटेशन। पृथ्वी वो घूमता है ना, सभी ग्रह पर घूमते हैं ना। पृथ्वी घूमती है कि नहीं? सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है कि नहीं? तो ये घूमने के कारण पृथ्वी एक्चुअली गोल नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है, अंडाकार है। वो कमला खाया है, कमला, ऑरेंज खाया है, संतरा जिसको बोला जाता है, ऑरेंज खाया ना, ऑरेंज का तरह पृथ्वी है। अब ऑरेंज का तरह रहने के कारण इसी तरह पृथ्वी में एक ही ये फ़ायदा इसीलिए हुआ है, जब सूर्य का रोशनी उसमें पड़ता है तो वो एक साइड ही पड़ता है। अगर ये गोल रहता ना तो 6 महीना दिन 6 महीना रात तो रहता ही रहता। अभी अंटार्कटिका में 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, वहाँ पे इंसान नहीं रहता है, वहाँ पे शोध नाले बनाया गया है। वो सब अलग बातें, थ्योरी अलग है, छोड़ो। तो ये इतना ये था हमारा मैथिली चरण गुप्त का ये किरणों का खेल का परिचय। इसको मैं कल समझाऊंगा। किरणों का खेल का जो यहाँ पे 4 लाइन का जो शब्द आपको शब्दार्थ समझाना पड़ेगा, तो ये कल समझेंगे हम लोग। हाँ।